जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में अपनी वीडियोस का एक कंसिस्टेंट जो है वो आपके साथ हम राब्ते में रहें और अपनी वीडियोस को पोस्ट करें। आज की वीडियो ज़रा टॉपिक से हट के है। कोई भी बंदा जब इंडिया या पाकिस्तान से कनाडा में आता है तो उसने सबसे पहले जो उसका काम होता है लाइसेंस होता है, या उसकी कम्यूट को बेसिकली उसने अपने इस प्रॉब्लम को जो है वो फिक्स करना होता है। तो जिस तरह से मैंने पहले अपनी जी के लाइसेंस की सारी वीडियो आपके साथ शेयर की, सारा प्रोसेस शेयर किया, किस तरीके से सारे का सारा मैंने लाइसेंस लिया और जितना भी सारा प्रोसेस था मैंने आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर की। इसी तरह से ऑफ कोर्स हम पाकिस्तान या इंडिया में बाइक चलाते हैं तो यहाँ पे भी आके हमारी कोशिश होती है कि हम अपना मोटर बाइक का भी जो है वो अपना लाइसेंस बनाएं। तो मैं भी इस सारे प्रोसेस के अंदर से गुज़रा और किस तरीके से मैंने अपना लाइसेंस लिया, किस तरीके से मोटर बाइक परचेज़ की, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल करना है, क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। सारे प्रोसेस को हम शुरू से लेकर एंड तक हम डिस्कस करेंगे। सारी डिटेल्स मैंने अपने सामने लिखी हुई हैं ताकि मैं किसी भी पॉइंट को मिस ना करूं। तो आइए चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो सब किस कुछ भी चीज़ लेने से पहले आपकी सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है जो वो आपका है, मतलब जिस तरह G1 आपका होता है, लर्नर्स का लाइसेंस होता है, इसी तरह से मोटर बाइक का भी M1 M2 और फुल M लाइसेंस होता है। जिस तरह G1 G2 और फुल G लाइसेंस होता है, तो इसी तरह से आपने मोटर बाइक का भी M1 लाइसेंस लेना होता है। आपने जिस तरीके से G1 की आप पूरी प्रैक्टिस और तैयारी करते हैं, उसकी PDF बुक्स मिल जाती हैं ऑनलाइन, जो है वो आपको काफ़ी उसका कोर्स मटेरियल मिल जाता है। इसी तरीके से आपने अपना मैं कुछ लिंक्स वगैरह भी वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा कि किन लिंक्स के ऊपर आप जाके अपना टेस्ट जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने जाके M1 का अपना टेस्ट देना है। आपने M1 लेने के बाद आपको उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 60 डेज़ के लिए होती है, ठीक है। तो उस वैलिडिटी डेट जो होती है ना, वैलिडेशन के अंदर अंदर आपने अपनी M2 की अटैम्प्ट देनी होती है, ठीक है। उस लाइसेंस के ऊपर आप मोटर बाइक तो चला सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि आपने जब M1 ले लिया उसके बाद आप बाइक भी जाके ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप इंश्योरेंस नहीं ले सकते, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मिक्सअप हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स आपके साथ पूरा एक प्रोसेस शेयर करूँगा, जिस तरीके से मैंने A to Z मैंने हर चीज़ को फॉलो किया और प्रोसेस सारा फेस किया। तो उस तरीके से आप भी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है वो जब आप वीडियो देखें तो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हर्डल्स आती हैं या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। वो आप लोग जो है वो हर चीज़ को जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप सुने और फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करना है। अच्छा जी, मोटर बाइक लेने से पहले भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपके पास लाइसेंस हो, ठीक है। आप मोटर बाइक तो लेने चले जाएंगे लेकिन आप चला ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या करेंगे उसका? तो बाइक वाइक कुछ भी लेने से पहले आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप M1 का टेस्ट दें, जिस तरह G1 होता है। M1 का आपने टेस्ट देना है। पूरा सेम प्रोसेस है जिस तरीके से जी का होता है। अब उसमें एक ऑप्शन ये भी होती है, कुछ सर्विस ओंटारियो नहीं, जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं या ड्राइविंग टेस्ट सेंटर हैं, उनका बंदे पे डिपेंड कर रहा होता है किसके पास क्या इन्फॉर्मेशन है या किस तरीके से वो डील करते हैं। लेकिन आप जब एब्स्ट्रैक्ट बनवाते हैं ना अपना ड्राइविंग के एक्सपीरियंस का, इंडिया का अलग अलग होता है लेकिन पाकिस्तान का जो गाड़ी का और मोटर बाइक का लाइसेंस होता है ना वो सेम होता है और उसके ऊपर सेम एब्स्ट्रैक्ट बनता है। आपने उस जब भी आप जी दे रहे हैं, गाड़ी का जाके लाइसेंस ले रहे हैं, आपने एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर ना अपना मैन्युअली आपका मोटर बाइक का एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, वो आपने लाजमी तौर पे करवाना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको आफ्टर 60 डेज़ आपका रिकॉर्ड जो होता है ना, 60 डेज़ की ब्रैकेट होती है, उससे पहले भी हो सकता है। 60 डेज़ के अंदर आपका रिकॉर्ड सर्विस ओंटारियो अपडेट कर लेता है आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू कंसीडर किया होता है। उसका बेनिफिट ये होता है, जिस तरीके से आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ डायरेक्ट जी दे सकते हैं ना, इस तरीके से आप डायरेक्ट एम भी दे सकते हैं, ठीक है। दे नहीं आप पाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन आप ये लाजमी तौर पे कीजिएगा, इसका एक आगे जाके फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने सबसे पहले M1 का आपने टेस्ट दे दिया। उसके बाद आपके पास M1 का उन्होंने एक आपको स्लिप दे देंगे, ये जिस तरीके से मेरे पास ये मेरा लाइसेंस है M1 का, ठीक है। ये आपको ये मिल जाएगा, ये आपका लर्नर्स का लाइसेंस बन गया है। अब उसके बाद क्या होगा कि आप बाइक तो जाके ले सकते हैं, मतलब आपके पास M1 होगा, बाइक लर्नर्स की जो
रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो आप देख लीजिएगा सारी डिटेल में। आप सनसेट से 1.5 घंटा पहले तक और सनसेट के सनराइज़ के 1.5 घंटा पहले तक आप बाइक नहीं चला सकते, ठीक है। मतलब रात की जो ड्यूरेशन होती है उसमें आप बाइक नहीं चला सकते, किसी को पीछे नहीं बिठा सकते, 400 सीरीज़ हाईवेज़ के ऊपर आप बाइक नहीं चला सकते। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, इसके साथ आप M1 के ऊपर बाइक चला सकते हो। अब होता ही है कि आप M1 तो ले लेंगे, बाइक भी लेने चले गए आप, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस के बगैर आप चला नहीं सकते। अगर आप विदाउट इंश्योरेंस बाइक चला रहे हैं तो hefty अमाउंट्स आपको पे करनी पड़ती हैं, आपको फ़ाइन हो जाता है। तो उसका बेसिकली सॉल्यूशन ये होता है, राइट आफ्टर M1 आप राइडर्स ट्रेनिंग सेंटर्स जो है ना वहाँ पे जाके कोर्सेज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की डिफरेंट फ़ी है। उसमें ये होता है कि फ्रॉम लाइक 550 से 650 के दरमियान जो है ना, कुछ लोग 500 भी ले रहे होते हैं प्लस टैक्स। तो वो आपने 3 डेज़ की वो ट्रेनिंग होती है, 1 दिन थ्योरी का होता है, 2 दिन प्रैक्टिकल होता है। आपने वो एक सर्टिफिकेट होता है, जो भी बैक होम बाइक चलाते रहे हैं उनके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं होता चलाने के लिए, लेकिन फिर भी टेक्निकलिटीज़ आपको बताते हैं, अच्छा होता है आपके लिए वो लेना। तो वो बेसिकली आपको लाजमी तौर पे लेना होता है। अब उसकी रीज़न ये होती है कि आप M1 पे डायरेक्ट इंश्योरेंस लेने जाएंगे, अव्वल तो आपको कोई देगा ही नहीं। 100 में से कोई 2-3 बंदे जो आपको दे रहे होंगे ना, वो आपको लेट से आपके पास कोई मतलब आपका एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, जी पे भी आपने अपनी गाड़ी नहीं चलाई हुई, कोई इंश्योरेंस नहीं ली हुई, जो मेरा केस है, मैंने गाड़ी नहीं रखी हुई, ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है M1 के ऊपर, ठीक है। M1 के ऊपर आप जाके इंश्योरेंस लेंगे, जो एक आध बंदा आपको दे रहा होगा वो 400 500 600 की मुझे कोटेशंस मिल रही थी, जो कि आप ऑफ कोर्स नहीं पे करेंगे। उसका फ़ायदा ये होता है ट्रेनिंग कोर्स का, कि जब आप ट्रेनिंग कोर्स कर लेते हैं ना, तो वो आपका बेसिकली उस सर्टिफिकेट को कंसीडर करके आपको इंश्योरेंस देते हैं, जो कि मुझे उसके बाद मिली। लेट से मैंने ट्रेनिंग कोर्स किया M1 के साथ, मुझे 135 विद नो इंश्योरेंस रिकॉर्ड मुझे ये इंश्योरेंस की कोटेशन मिली है, विच इज़ फ़ाइन। लाइक कोई मेरा पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है इंश्योरेंस का, बिल्कुल फ्रेश बंदा हूँ मैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर अ ईयर मेरी इंश्योरेंस कम होना शुरू हो जाएगी। तो कोई मेरा अगर प्रॉब्लम जो है वो नहीं आता, या कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं आती, क्लेम्स नहीं आते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो आपने पहले M1 लिया, उसके बाद आपने राइडर ट्रेनिंग कोर्स किया, वो सिर्फ समर के दौरान होता है आपका, ठीक है। उस वो मतलब विंटर्स में नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसमें बाइक चलानी होती है। वो आपको बाइक प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ वो आपको प्रोवाइड करते हैं। गियर आपने लेना है, गियर आपको लेने के लिए आपके पास एक सिंपल हेलमेट होना चाहिए, 30 40 50 डॉलर का आप कोई भी हेलमेट ले लें, वो चल जाता है। उसके बाद आपकी जैकेट है, कोई भी लेदर, प्रॉपर सही लेदर की जैकेट होगी आपकी, वो चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेनिम जीन्स आपकी होनी चाहिए, और आपके टो कवर करते हुए बूट होने चाहिए। ये 3 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। वो आप कोई भी जुगाड़ लगा के आप अरेंज कर सकते हैं, पैसे खर्चने की आपको ज़रूरत इतनी नहीं है। इधर लोग वैसे देते हैं आपको रेंट के ऊपर वो सारी चीज़ें, लेकिन यू डोंट नीड इट, ठीक है। ये आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप चीज़ों, क्योंकि आपने 2 दिन के लिए जाके वो करनी है। उसके बाद आप आराम से, जब आपने चलानी है, जब करना है, आराम से टाइम दे के आप चीज़ों को, तो फिर आप परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं सारी की सारी डिटेल्स A to Z माइक्रो डिटेल्स बताऊँ, ताकि किसी भी चीज़ में आपको आगे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, और जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, वो कोई भी बंदा जो आ रहा है उसकी हेल्प हो, और वो उसको जो है ना वो मतलब स्मूथली सारे के सारे प्रोसेस में से वो गुजरे। जिस तरीके से मैं आपको सारा बता रहा हूँ, ये एक स्टोरी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे साथ हुआ, जैसे जैसे मैंने किया, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपने बाइक परचेज़ करने की तरफ जाना है। बेशक आप बाइक थोड़ी देख लें, मार्केट रेट आप देख लें, उससे पहले तक आप किजीजी देखें, फेसबुक मार्केट प्लेस देखें, XYZ लोकल प्लेटफॉर्म्स देखें, वेबसाइट्स देखें, जहाँ से भी आपको सही बाइक आपने जो भी लेनी है बाइक, ठीक है। तो वहाँ पे आप बाइक देखें। उस दौरान आपने बाइक परचेज़ नहीं करनी। आपने M1 कर लिया, राइडर ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, उसके बाद जाके आप बाइक चला के घर लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो बाइक आपने परचेज़ कर ली, वो सब कुछ हो गया। अब बाइक परचेज़ करते हुए आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जब आप बाइक परचेज़ करने जाएंगे ना, वहाँ पे आपने जो सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है ना, उसका विन नंबर आपने क्रॉस मैच करना है ओनरशिप ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो आपने मिस नहीं करनी। विन नंबर आपका ना ये मेरे पास, ये ओनरशिप मेरी बाइक की है मेरे नाम पे, जो ये बेसिकली ओनरशिप डॉक्यूमेंट है।
ठीक है। इसके ऊपर विन नंबर लिखा होता है, विन नंबर मेरा बाइक के साथ मैच करना चाहिए, बाइक के ऊपर साइड पे लिखा होता है 2-3 जगह पे, तो वो आप बाइक को देख के उसके ऊपर आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको जब आप ऑफ कोर्स आपने मैकेनिकली भी उसको चेक करना है, सारा टेक्निकली बाइक को सारा वो साउंड होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपने अपने हिसाब से देखनी है, बाइक के हिसाब से देखनी है कि क्या सीन है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप बाइक का विन नंबर लेंगे ना, विन नंबर आपका क्रॉस मैच हो जाता है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के साथ ऑनलाइन, ठीक है। उसके ऊपर कोई क्लेम हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो चीज़ें आप अपने एंड पे चेक कर सकते हैं, और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आपको ये चेक करनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, जब आप सर्विस ओंटारियो जाते हैं ना, सर्विस ओंटारियो आपको एक विन नंबर के अगेंस्ट एक डॉक्यूमेंट, मेरा ख्याल $20 लगते हैं, वो जनरेट करके देता है। उसके ऊपर हर चीज़ जो भी उस बाइक के अगेंस्ट गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है ना, वो आपको निकाल के वो दे देता है। जब आप बाइक अपने नाम पे ट्रांसफ़र करने जा रहे होते हैं ना, तो वो आपको वो एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो डॉक्यूमेंट आपको देता है। वो डॉक्यूमेंट आपने सारे का सारा डिटेल में देखना होता है। उसके बाद आप जाएंगे, अब उसमें कुछ लोग ये करते हैं, जो कि मैंने भी किया था, ऑफ कोर्स मैंने कैश में पे किया था टैक्स बचाने के लिए। लोग कहते हैं जी मैंने कैश पे परचेज़ किया, तो वो आप जितना मर्ज़ी बता सकते हैं, उस हिसाब से फिर आपको टैक्स जो है ना वो पे करना पड़ता है, विच इज़ लाइक अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसा ही करें, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। तो आप अपना टैक्स सेव करने के लिए कैश में आप उनको कोई भी ट्रांजैक्शन का नंबर बताएं कि ठीक है इतने पैसे मैंने इतने की बाइक ली है, तो वो आपको उस हिसाब से भी टैक्स पे करना पड़ता है। उसके बाद ये होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ पे मुझे जिस चीज़ का नहीं था पता मुझे, जब आप बाइक अपनी इस सारे प्रोसेस को करते हुए आप अपनी बाइक को ट्रांसफ़र करने जाएंगे अपने नाम पे, उसके बाद ये होगा कि आपको एक सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है यहाँ पे किसी भी यूज्ड व्हीकल का, वो गाड़ी हो या बाइक हो। आप अगर बेशक बाइक बिल्कुल न्यू है और उसके बाद आप ऑनरशिप चेंज हुई है ना उसकी, तो आपको वो लेना पड़ता है। 2022 से पहले तक ऐसा नहीं था होता कि बाइक मॉडल्स अगर नए हैं तो उस पर जो है वो नहीं था, आपको करवाना पड़ता, या डीलर या जो होता है वो जो सेलर है बाइक का, जो ब्रांड है बेसिकली, वो आपको वो दे देता है एक सर्टिफिकेट, लेकिन अब उनको वो करवाना पड़ता है। तो वो आपको यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड मैकेनिक्स हैं ना, वो आपको वो बना के देते हैं, उनका ऑनलाइन सारा पोर्टल है। वो पहले सस्ता होता था, अब उन्होंने सारा ऑनलाइन कर दिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा ना एक्सपेंसिव हो गया। मतलब लेट्स से लाइक पहले 70 80 100 डॉलर तक लोग लेते थे। मैंने उसका जो सबसे कम मुझे रेट मिला था वो 200 मिला था, 250 300 भी मिल रहा था, और 15-20 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। ब्रेकें चल रही होनी चाहिए, बाइक की लाइटें सब, मतलब वो बेसिक सेफ्टी स्टैंडर्ड सारे वो चेक करते हैं, ठीक है। तो वो सारी तस्वीरें उन्होंने पोर्टल पे अपडेट करनी होती हैं, लेकिन वो मिनिमम मुझे जो 200 मिला था प्लस टैक्स, वो 226 बने थे, तो वो आपको करवाना पड़ता है। अब जब आप बाइक ले लेंगे ना, आपने इंश्योरेंस ले ली, बाइक परचेज़ कर ली, अब जब तक सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट नहीं होगा ना आपके पास, जब आप सर्विस ओंटारियो बाइक अपने अपने नाम पे करवाने के लिए जाएंगे, वो आपको 10 दिन के लिए टेम्परेरी नंबर प्लेट देंगे एक, ठीक है। वो 10 दिन के अंदर अंदर आपने, अगर तो आप पहले ही सेफ्टी स्टैंडर्ड करवा लेते हैं विच इज़ फाइन, लाइक वो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन उसके बाद अगर आप करवाते हैं, ओनरशिप करवाइए आपने, इंश्योरेंस लेके आप आ गए, तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट आपने करवाना है। एक और चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बताना भूल गया, कि जब आपने बाइक परचेज़ किया ना, राइट आफ्टर 6 डेज़ का आपके पास ब्रैकेट होती है, 6 दिन के अंदर अंदर आपने सर्विस ओंटारियो के ऑफिस जाके ओनरशिप अपने नाम करवानी है। अगर नहीं करवाएंगे तो वो आपके लिए ऑफ कोर्स बाद में मसले बन जाते हैं, या आपको पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती हैं। तो 6 दिन के अंदर अंदर आपने सर्विस ओंटारियो जाके, जब आप बाइक परचेज़ करेंगे तो अपने नाम करवानी है। और जब अपने नाम करवाएंगे, उससे पहले बेशक आप सेफ्टी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट लें बाइक का मैकेनिक से, या उसके बाद आपके पास जब आपको टेम्परेरी नंबर प्लेट मिली थी, जो कि मुझे मिली, वो 10 दिन के अंदर अंदर आपने करवाना होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं कि आपने M1 लिया, उसके बाद आपने राइडर ट्रेनिंग का कोर्स करना है, ये दो सबसे पहली चीज़ें हैं। उसके बाद आपने अ, अपना इंश्योरेंस ले ली, उसके बाद आपने बाइक परचेज़ की, उसके बाद आपने बाइक परचेज़ करने के बाद मैकेनिक के पास गए, मैकेनिक से आपने राइट आफ्टर दैट आपने अपनी वो सेफ्टी स्टैंडर्ड का वो लिया सर्टिफिकेट, वो आपको ऑनलाइन ईमेल आती है, और उसके बाद आप सर्विस ओंटारियो के ऑफिस जाके सारा ऑल इन वन जो है ना काम, वो सब कुछ एक एक
एक टाइम पे आप जाके आराम से करवा लें, क्योंकि लाइन में खड़ा होना पड़ता है, बड़े मसले मसाइल फेस करने पड़ते हैं तब भी। तो ये बेसिकली सारे का सारा आपका प्रोसेस है, इस तरीके से आपने फॉलो करना है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपने एब्स्ट्रैक्ट के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो काउंट करवाना है। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने बेसिकली जब आपने M1 ले लिया और आपने राइडर ट्रेनिंग का कोर्स भी ले लिया, 60 दिन के बाद आपने बेसिकली टेस्ट सेंटर जाके अपना M2 लाइसेंस लेना होता है, वो आपको दे देते हैं। उसके बाद जब आपने M2 ले लिया ना, अब आपका पिछला जो एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए आपका जो एक्सपीरियंस था ना वो काउंट हुआ हुआ है। अब आपके पास एक फुल M टेस्ट की जब मर्ज़ी आप दे सकते हैं, वो अटैम्प्ट है आपके पास। तो जब तक आप M2 लेने तक आप 2 महीने तक आप, या मतलब जितना टाइम भी आपके पास होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कब लेते हैं अपना वो राइडर ट्रेनिंग कोर्स और वो सारे काम आप करते हैं, या बाइक कब लेते हैं आप। तो आप अगर बाइक चला रहे हैं, आपको रोड अवेयरनेस हो जाती है, आपका बेसिकली यूज़ टू हो जाते हैं इन्वायरमेंट के साथ, आपको सब कुछ पता चल जाता है, उसके बाद आप M दे सकते हैं। क्योंकि आपने फिर क्या करना होता है कि M के ऊपर आपको बेसिकली सारी की सारी स्कूल सेफ्टी जोन में देखते हैं किस तरीके से बंदा रिएक्ट कर रहा है, कि मतलब वो सारे का सारा आपका क्रॉस चेक कर, जिस तरह G के अंदर आपको बेसिकली प्रोसेस देख रहे होते हैं, राइड या ड्राइव किस तरीके से आप कर रहे हो। आपको हाईवे के ऊपर लेके जाएंगे, हाईवे पे सिंक्रोनाइजेशन आपकी स्पीड की चेक करेंगे, किस तरीके से आप पूरी हाईवे पे मैन्यूवर कर रहे हो, सारी चीज़ें। तो वो आपको जब आप बाइक चला रहे होगे ना M1 प्लस राइडर ट्रेनिंग के साथ, तो वो आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप M की अटैम्प्ट दें, वो आप डायरेक्ट ट्रेनिंग स्कूल के ज़रिए भी दे सकते हो, लेकिन उसका अलग से 500 है। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि आप वो दें, खुद से प्रैक्टिस करके होता है तो हो जाए, वरना 18 महीने बाद आपको M2 के 18 महीने बाद आपको M वैसे ही मिल जाता है। तो M2 के ऊपर आप कहीं भी किसी भी जगह सारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप सब कुछ वो कर सकते हो जो आप M पे कर सकते हो, लेकिन वो आपको आफ्टर 5 ईयर्स रीन्यू करवाना पड़ता है M2। ठीक है, तो M आपका लाइफ टाइम होता है और वो आप मतलब इतना मसला नहीं होता उस पर। यस, एक और चीज़ है कि मैंने जिस इंश्योरेंस ब्रोकर से अपनी इंश्योरेंस ली थी, सस्ती मिली, बाकी सबसे एक्सपेंसिव मिल रही थी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं उसका आपको नंबर दे दूँगा। अगर आप ओंटारियो या टोरंटो में आ रहे हैं तो मैं मतलब आपको अपने ब्रोकर का नंबर दे दूँगा। आप मोटरसाइकिल, क्योंकि वो भी मोटरसाइकिलिस्ट है, तो आप उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप उससे इंश्योरेंस ले सकते हो, आप किसी और से भी पूछ सकते हो। जस्ट इन केस लाइक मुझे अगर सस्ती मिली है तो हो सकता है आपको भी मिल जाए। कोशिश करेंगे हम इससे भी अच्छा कंटेंट बनाएं, अपनी प्रॉपर ट्रैवलिंग स्टार्ट करें कनाडा के अंदर, यूएस के अंदर, और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दें, क्वालिटी कंटेंट दें। और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी बंदा आ रहा है कनाडा में या आना चाह रहा है उसके लिए वीडियो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, आप शेयर करें। और अपना और दूसरों का लाजमी तौर पे ख्याल रखें, दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।